नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि यूटी सरकार ने युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी के युवाओं के लिए एक बड़ा अहम फैसला लिया है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट थी उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है। पहले ये एज लिमिट 28 साल थी, अब इससे बढ़ा करके 2 साल और बढ़ा करके 30 साल कर दिया है। और जो 800 पोस्टें थी, 800 पदों को भी इंक्रीज किया गया है, 1200 कर दिया गया है। जब नोटिफिकेशन निकली थी तो 800 पोस्ट थी और एज लिमिट 28 थी। इस पर युवाओं ने ऐतराज किया था कि एज लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि कोविड-19 के कारण जो लोग सफ़र स्टूडेंट से किया है उसमें रियायत देते हुए इस एज लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आज खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बाकायदा एक ट्वीट कर इसका आदेश जारी किया। दर्शकों, अगर युवाओं की माने तो युवाओं ने वेलकम किया है। युवाओं का कहना है कि जरूरी हो गया था। युवाओं में नाराजगी इसको लेकर के भी थी कि आतंकवाद ग्रस्त राज्य में कुछ तो रियायतें मिलनी चाहिए, भले अब ये यूटी बन गया है। और साथ में उनका कहना था कि जो कोविड-19 की पहली और दूसरी वेव थी, उन दोनों वेवों में युवा ही सीधा सीधा इफेक्टेड हुआ था। चलो, ये है कि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको बूला नहीं कहते। इस सरकार को थोड़ी सूझ आई और इन्होंने युवा के बारे में, जम्मू कश्मीर के युवा के बारे में सोचा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तबका था जो महरूम हो रहा था एम्प्लॉयमेंट से। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे जिनको 2 साल से, आप देखिए, कोविड चल रहा है, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो ओवर एज हो चुके थे, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने एलजी साहब को, उन्होंने ऐसा फ़ैसला लिया। और बाकी भी जो भी स्टेट के लीडर हैं जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा दिलाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो चुका है पूरी स्टेट में, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है। और ये जो पोस्टें आई हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि पोस्टें बढ़ाई भी हैं, तो ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब का। धन्यवाद। क्या देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सरकार जो ये पोस्टें लगातार निकाल रही है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है, कम से कम भी 5-5 साल, 7-7 साल का गैप पड़ जाता है। जो विद्यार्थी अपनी 24 की उम्र में तैयारी शुरू करता है और 1-2 साल उसे सीखने में, पढ़ने में, मेहनत करने में लगता है, और उसके बाद जब पोस्टें निकलती हैं तो उसके अगली जब पोस्टें निकलती है तब तक उसकी उम्र ही जो है वो 32 के 33 के आसपास पहुंच गई होती है। अगर हम हाल ही में एसआई की रिक्रूटमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है कि सरकार ने जो है 800 पोस्टें निकाली, मगर कितनी देर बाद निकाली? 5 साल बाद। वो एस्पिरेंट जो 28 साल का था उस वक्त और जो चाहता था कि उसको 1-2 साल में फिर मौका मिले, उसकी उम्र अगर अभी भी आप एक मतलब आम आदमी के नज़रिए से भी देखेंगे तब भी उसकी उम्र अभी भी 33 होगी। और जो सरकार ने अभी 30 वर्ष की उम्र की है तो उसको तो खैर कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि रेगुलरिटी में पोस्ट निकालनी चाहिए। और दूसरा, अभी हमें देखने में आया कि एलजी ऑफिस से ट्वीट हुआ है कि 800 से 1200 पोस्टें जो है वो इंक्रीज़ कर दी हैं। और अच्छी बात है, सरकार अगर युवाओं को जो है रोज़गार देना चाहती है, मगर बस इसको जो है कंटिन्यूटी में रखें। 800 से 1200 पोस्टें कर दी है। दर्शकों, युवाओं का यह भी कहना है कि आखिरकार जब वेव 1 और वेव 2 आई थी, लॉकडाउन लगा था, अनलॉक हुआ था, उसके बावजूद भी इंस्टीट्यूशंस नहीं खुल पाए थे। ऑनलाइन सारी स्टडीज की जा रही थी, जिससे उनको मौका नहीं मिल पाया है।
और ख़ास तौर पर उनका ये भी कहना है कि एज लिमिट बढ़ाना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी एक आतंकवाद ग्रस्त यूटी है, लिहाजा इसमें थोड़ी सी रियायत युवाओं को ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत समय बाद ऐसा भी लग रहा है कि सरकार जो है वो यूथ के बारे में सोच रहा है। जम्मू कश्मीर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि ये अभी एक विजनरी स्टेप है। क्योंकि देखो, इस अगर 19 के बाद और अगर 21 तक की हम बात करें तो वो यूथ जो 25 अबव है और 30 के बीच है, वो सबसे सफ़र किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर सफ़र किया गया है तो ये उस एज ग्रुप का यूथ है। उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी और जो उनका फंडामेंटल राइट है ये उनको मिल गया है। और वो ऊपर से पोस्ट का बढ़ाना और एक जितना भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ रहा है, इसको कब करने के लिए ये गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमें इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए कोई भी फैसला हो तो वो हम लोग उसको वेलकमिंग स्टेप ही लेते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस वक्त ये 800 भर्ती एसआई के लिए नोटिफाई हुई थी तो तमाम युवा वर्ग में एक खुशी की लहर आई थी। लेकिन जब उन्होंने नोटिफिकेशन को देखा और उसमें एज रिलैक्सेशन का एक इशू था, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वैश्विक जो महामारी पूरे विश्व में फैली है, उससे पिछले 2 साल में पूरे देश की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो भी बाधित हुई थी। और उससे क्या हुआ था, बड़े सारे एक जुझारू छात्र जो थे वो घरों में बैठे हुए ही ओवरेज हो गए। तो उनकी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि हमें जिस प्रकार हमारी एडजेसेंट हमारे साथ वाली यूटी है, अब नई नवनिर्मित यूटी लद्दाख में, वहाँ पे भी कोविड को देखते हुए 2 साल की रिलैक्सेशन दी गई थी। उन्हीं कदमों पे हमने भी छात्रों ने यहाँ पे एलजी साहब तक भी गुहार लगाई थी, मेमोरेंडम भी दिए, मीडिया तक आप लोगों के थ्रू भी यहाँ पे इसको हाईलाइट किया कि इस चीज़ को देखना चाहिए। आज उस चीज़ को, हमें खुशी की बात है कि आज उस चीज़ को पूरा किया गया है। पूरे जम्मू के जनमानस, हर छात्र की जो मांग थी उसको पूरा किया गया है। और उसके साथ बोनस के तौर पे हम कहेंगे कि 400 भर्ती और लाई है एसआई की। ये तो एक वेलकमिंग स्टेप है, हम इसका स्वागत करते हैं खुले दिल से। और एलजी साहब से ऐसी गुजारिश करते हैं कि आगे भी ऐसा यूथ फ्रेंडली और युवा का जो वेलफेयर की स्कीमें वो आनी चाहिए, ताकि जम्मू का जो पढ़ा लिखा यूथ अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, भटक रहा है, वो नहीं जाएगा, वो अपने चैनलाइज वे में जा सकता है। दर्शकों, बात करेंगे हम डॉक्टर निर्मल सिंह की, जो राज्य या जो अब यूटी बन चुका है, जम्मू कश्मीर राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। उनको जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस सर्व किया है। नोटिस इसलिए सर्व किया है कि उनके मकान का इल्लीगल बताते हुए डिमोलिशन यानी गिराने का नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह के पास रहा है। डॉक्टर निर्मल सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिया है। सब के सब लोग सत्य में है कि आखिर उनको नोटिस क्यों सर्व किया गया है। बड़ी चिंता की बात यह भी है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी शरारत के चलते उनको नोटिस सर्व किया गया है। आपको बताते चले, शुरुआती दौर में जब वो मकान बना रहे थे तब भी लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी कि आर्मी इंस्टॉलेशन के पास इस मकान को बनाया। क्रिएशन है ये लेटर तौर पर होना है यान के तौर पर रशपाल सिंह ने यान के तौर पर। अच्छा, मंडे की ना, ठीक, मंडे की उसी के नाम में गुलशन कुमार जी चीफ दर्शकों, अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव किलिंग की। कश्मीर में लगातार सिलेक्टिव किलिंग जारी है और ये थम नहीं रही है।
तमाम कोशिशों के बावजूद भी, अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी ये सिलेक्टिव किलिंग थम नहीं रही है और इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अकबर लोन का कहना है, जो एमपी हैं उनका ये कहना है कि सरकार इसके लिए, केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को चाहिए कि सिलेक्टिव किलिंग को रोका जाए और साथ साथ इसी बहाने उन्होंने बातचीत का राग भी अलापा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। जो कि अब ये किलिंग्स जो हो रही हैं इनको पता भी होता है, तो बहुत अफसोस की बात है कि पता होने के बावजूद भी ये वक्त पर इनको रोक नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इनकी जो ये रहने वाले हैं तो ये ठीक तरह से इस चीज़ को हल नहीं करते हैं, तो लिहाजा बहुत ही अफसोस की बात है। सिक्योरिटी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके बावजूद भी फिर ये होता है। इस तरह से किलिंग से ये मसले हल नहीं होते हैं। अलबत्ता जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ बैठ के और फिर कश्मीरियों को उसमें शामिल रख कर तो अगर मसला हल हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दुख होता है जब हम किलिंग्स के बारे में सुनते हैं। दर्शकों, हकीम मोहम्मद यासीन जो पीडीएफ के नेता हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी ये मानना है कि बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। उनका कहना है कि आखिरकार हम कब तक इन हमलों की निंदा करते रहेंगे और निंदा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि ये किलिंग भी बंद हो, बातचीत का प्रोसेस भी शुरू हो। यहाँ पर जो अमन हमसे छीना गया उसको वापस लाने के लिए बातचीत, टेबल एक वाहिद रास्ता है। और ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रहे हैं इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बिल्कुल उन लवाहिकीन से हमारी हमदर्दी है, मगर रोज रोज मजम्मत करने से, लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जतलाने से मसला तो झुका तो ही है। इसलिए ये इस चीज को जब मैंने पहले कह दिया, उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, उस चीज का सदबाब ढूंढने की जरूरत है, जिससे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ के लोगों को एक राहत महसूस हो, अमन कायम हो और उनके ख्वाहिशात के मुताबिक बातचीत उन जवानों से, यहाँ के लीडरों से, यहाँ के लोगों से की जाए। दूसरा, तब तक इसमें सदबाब ऐसा नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन या अवामी सरकार मारिज़ वजूद में न आए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो माकपा के प्रभारी हैं, उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं बातचीत का भी सिलसिला शुरू होना चाहिए और साथ साथ उन लोगों को भी उन्होंने आगाह किया है जो लोग किलिंग में मुलव्विस हैं। बाद की बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का लख्ती जिगर तो गया ना। सबसे पहले मेरा सवाल है उनसे जो ऐसी वारदातों में मुलविस है। ऐसी
बुज़दिलाना हरकत से हासिल क्या होने वाला है, ये मेरा सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी है, उनके हाथों में कमान है पूरे मुल्क की। उन्होंने कौन सा मस्बत कदम उठाया एतमाद साजी का, जहां से ये लगे कि दूरियों को कम करने के बारे में सरकार की नीयत साफ है। भाई हमें अपने हुकूक वापस करो। खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां कहा कि सारे लोग लगभग ये मुतालबा किया है यहाँ मीटिंग में कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। पार्लियामेंट में कहा होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बस करो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बहुत देर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि बहुत और ज़्यादा देर हो जाए, तकलीफ होगी हमें, पूरे मुल्क को। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो वकला है, वकील हैं, एडवोकेट फर्टर्निटी है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कैट का बेंच सेट किया गया है तो वो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के पास है, वहां पार्किंग की बड़ी समस्या है और लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैट का बेंच भी हाईकोर्ट में ही होना चाहिए, यानी एक छत के नीचे ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा, जब से डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में भेज दिया गया है तब से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम भी सरकार को दिया था और उन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है अमित शाह गृह मंत्री को भी दिया था कि उसके बावजूद भी कुछ नहीं बन रहा। हमने उनसे बातचीत की और उनका कहना है कि वाकई में बहुत सारा नुकसान जो है वकीलों को झेलना पड़ा है। लगातार कोशिशों के बावजूद भी सरकार के साथ समन्वय और तालमेल नहीं बन पा रहा है और उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से वकीलों के मसले तो बाद में हैं, पहले ये अवाम के मसले हैं और जम्मू की अवाम के मसले हैं। आज देखिए जिस तरीके से कैट की फंक्शनिंग को लेके बात होती है, पूरे जम्मू प्रोविंस को ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए एक कैट का बेंच है जिसमें इस वक्त लगभग 50,000 केसेस हैं और ये सारा काम एक बेंच के मुताबिक करना बहुत मुश्किल है। इसको लेके बहुत सारी चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। लोगों की पेंडेंसी है और कैट का बेंच जिस जगह पर है उससे भी लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है और उसके बाद वकीलों को यहाँ दिक्कत है। एक पेंडेंसी जो है, लॉन्ग पेंडेंसी जिसको हम कहेंगे, वो पेंडिंग है। उसके अलावा जो वकीलों के मसले के अलावा जो रजिस्ट्रेशन का काम था जम्मू के अंदर, जो जुडिशरी से हटा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया और आज जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं रजिस्ट्रेशन के वर्क को लेके रेवेन्यू के पास, वो भी पूरी पब्लिक के बीच में है और इसके ऊपर भी वकील जो है फैसला करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दर्शकों, वकीलों की माने तो उनका ये कहना है कि पहले रजिस्ट्री का काम हमारे पास हुआ करता था तो जो युवा वकील नए नए इस फील्ड में आते थे उनका कारोबार चल जाता था और फुटफॉल इतना ज़्यादा होता था कि वकीलों को भी, जो युवा वकील है, यंग जनरेशन है, इस फील्ड में आती है, उनको हल्की राहत मिलती थी। लेकिन सरकार ने रजिस्ट्री का काम भी लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया है। अगर तो आप 5 अगस्त 2019 के बाद देखें तो बहुत सारे मसले आए। सबसे बड़ा मसला हमारे लिए आया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जुडिशरी से गवर्नमेंट की तरफ जाना। उसमें आपको पता ही होगा कि जो हमारे बेसिक जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मुझ जैसे काफ़ी मेरे कलीग्स, उन सब का जो एक स्टार्टिंग का जो सर्वाइवल है वो रजिस्ट्रेशन है। और उस रजिस्ट्रेशन का इतना काम होना, अगर आप देखते तो तब यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी कोर्ट्स में और क्लाइंट्स को भी फ़ायदा रहता था। जज साहब ने एक डेट डाली है तो क्लाइंट ने आना, अपना काम करवाना और चले जाना। अब देखें, जैसे ही 370 हटा, 5 अगस्त आया और सारे जो इंडियन लॉज हैं वो हमें एप्लीकेबल हुए सेंटर के, तो सबसे पहले गया, उसका ऑफशूट था इस रजिस्ट्रेशन एक्ट का आना और ये जुडिशरी से पावर जानी। अब देखिए, हम सबको पता था
इस बार को भी पता था, यहाँ जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी पता था, गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी पता था कि ये होना है। हम लोग प्रोटेस्ट पे भी गए, इनडेफिनेट प्रोटेस्ट पे गए, आप देखेंगे उसमें हम सबका इतना ज़्यादा योगदान था कि मतलब हम सब रिबेलियन थे कि ये हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वापस जुडिशरी के पास लाकर छोड़ेंगे। डीआरटी की बात करें तो उनका कहना है कि ये सिर्फ वकीलों का मसला नहीं है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है। जब एक आदमी को दिल्ली, क्षमा कीजिए, चंडीगढ़ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा तो वहाँ वो रहने के लिए भी उसको जगह चाहिए, होटल में भी रहना पड़ेगा, और जो वकील यहाँ से ले जाएंगे उसके लिए भी वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। वकीलों का यानी ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और इस मसले का समाधान करे। अब आए दिन कोई ना कोई नई चेंज देखने को मिल रही थी। तो अभी पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ से चली गई, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखो अभी रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ है जिसमें इन्होंने इंश्योरेंस बैंक रिलेटेड मैटर्स जो है चंडीगढ़ बेंच में दे दिया। कैट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो कैट का चलो बेंच इन्होंने बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कैट को किस तरह से डील करोगे। पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो मैटर्स हैं एक कैट में लगते हैं, 4-4, 6-6 महीने की डेट पड़ रही है एक एक मैटर को। तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज यहाँ पे एडवोकेट्स फेस कर रहे हैं, और किसी हद तक लोग चाहते हैं भी हैं, वकील खास करके चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वापस आए। तो काफ़ी हद तक पहले इन्होंने इसमें प्रोटेस्ट भी किए। तो अभी तो फर्दर हम यही कहेंगे कि वकीलों की हालत खस्ता है। अभी कुछ अब बेहतर तो देखने को मिल नहीं रहा है, हमें कोई वैसी सहूलत तो मिल रही है। अवाम, वकील क्या परेशान है, अवाम इनसे 4 गुना ज़्यादा परेशान है। तो बड़ी मैं समझता हूँ इनजस्टिस हो रही है यहाँ पे इस वक्त देखा जाए। वकील तबका सरकार से नाराज है और इस बात को लेकर के खास तौर पर नाराज है कि बार एसोसिएशन वक्तन वक्तन सरकार का ताबून भी करती रही है और हर बड़े आंदोलन में बार एसोसिएशन का एक रोल और भूमिका रही है। लेकिन इस वक्त वो असहाय सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। हमारी भारत स्टेशन जो जम्मू में बहुत पूरे सूबा में एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, हाल ही में इसका इलेक्शन हुआ है और एक नई टीम चुन के आई है। क्योंकि ये बार एसोसिएशन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन होने के नाते पब्लिक के भी इश्यूज टेकअप करा करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रहमा कमज़ोर होती गई और समय पे हम इलेक्शन नहीं करवा पाए। कोविड की वजह से भी एक इलेक्शन डिले हो गए। तो अब जब एक नई टीम चुन के आई है, इससे अपेक्षाएं हैं हर लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर को, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो दूसरे बेंच के ऊपर है, या बेंच का एक सिस्टम में वो किसी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारी ग्लोरी जो है डिग्रेड हुई है उसको रिस्टोर किया जाए, और वो तो तभी हो सकती है कि जब बेंच और बार के कार्डियल रिलेशंस हों, रेगुलर इंटरेक्शंस हों। दूसरा, कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जैसे रजिस्ट्रेशन वर्क जो है वो जुडिशियल ऑफिसर से निकल के रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चला गया, और उससे एडवोकेट्स को भी वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है, और जो वहाँ रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए जो लिटिगेंट आता है उसको भी बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, जो ये लड़ाई है या आप कह रहे हैं लड़ाई है, मैं कहता हूँ ये जम्मू के अवाम की जायज़ डिमांडें हैं। ये जो डिमांडें हैं ये वक्तन हमने सरकार तक रखी हैं, चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन का मसला हो, चाहे कैट का मसला हो, या अब डीआरटी का मसला हो, या कंज्यूमर का मसला हो। जो जम्मू कश्मीर खिते के अवाम है वो इन फैसलों से त्राही है, क्योंकि मेरा मानना यह है और जम्मू के लोगों का मैक्सिमम मानना यह है कि जो ये फैसले हुए ये अवाम की हित में फैसले लिए गए नहीं। मैं एक एक करके आपको उन फैसलों पे आऊंगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो थी वो शिफ्ट कर दी गई रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास, पहले वो कोर्ट में हुआ करती थी। तो जैसे वो शिफ्टिंग हुई तो वहां पे जो पेडेंसी थी वो इतनी बढ़ गई
कि पहले उनको टैकल करने नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन कैसी करनी है, और अभी भी वो इस चीज से जूझ रहे हैं। हमारा मानना यह है कि ये जल्द से जल्द एक इसके लिए डिपार्टमेंट बनना चाहिए और जो है फुल फ्लैश डिपार्टमेंट इसको देखे। अब दूसरी बात आ जाती है हमारी कंज्यूमर की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, और मुझे नहीं लगता कि सरकार से ये अछूती होगी ये बात, क्योंकि सरकार ही ये सारी चीजें बनाती है। कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स वो बंद पड़े हुए हैं पिछले कई सालों से। किसी को भी कंज्यूमर के रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी है तो आज की डेट में उसके पास कोई जगह नहीं है जहां पे जाके वो कह सके कि मुझे इंसाफ दो। दर्शकों, भाजपा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वाई.बी. शर्मा जो फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और अपने समर्थकों के साथ उनका दामन थामा। इस वक्त जब उनकी ज्वाइनिंग की गई, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, बाकी दीगर बड़े नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे श्यामलाल शर्मा वो भी मौजूद थे। बड़े बड़े महानुभाव जहां पर आए हुए हैं जिनका हम नाम ही सुनते थे। वरिंद्र रैना जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आपका वेलकम करते हैं। जिला प्रधान जी विनय जी भी हो गए। भारत माता की जय। भारत माता। दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वाई.बी. शर्मा जो फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं, और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है अपने समर्थकों के साथ। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएं भी हैं। नई सियासी जमात के साथ आप जुड़े हैं। शर्मा साहब, क्या आपको लगा कि क्यों बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए और बीजेपी में क्या खासियत नजर आई आपको? मुझे बीजेपी की जो लीडरशिप है उस पे वो बड़ा प्रेरणादायक है। उन्होंने कुछ ऐसे काम पिछले सालों में किए हैं जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो पहले सालों में हमने देखा कि कई लीडर जो काम करने में थोड़ा सा घबराते थे, डरते थे। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं और उन कामों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मैं इसके साथ ये कहूंगा कि साथ में बीजेपी के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो इस वक्त नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स से मिलने की जो बातें चल रही हैं, वर्ल्ड पीस को कायम करना है, टेररिज्म के अगेंस्ट जो स्टेप्स उठाने हैं, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए जिस तरीके से वो वर्ल्ड लीडर से इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो इनिशिएटिव डायनेमिज्म जो है वो बड़ा प्रभावित प्रेरित करने वाला है, इससे प्रेरणादायक है। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में बीते सालों में जो कुछ ऐसी बातें, जो ऐसी घटनाएं घटी जो कई सालों से इंतजार था भाई ये बातें होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही थी, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक किसी भी आदमी के ऊपर एक अपना इम्प्रिंट छोड़ती हैं, अपना असर छोड़ती हैं। शर्मा साहब, आपने कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा था? देखिए ऐसा विनोद जी, आप इन बातों में हम ये कीमती वक्त क्यों अब इसको हम लगाएं। इस वक्त देखना ये है कि जो स्टेप लिया है आने वाले वक्त में हमने उस जो स्टेप लिया है उसमें कैसे हमने तरक्की करनी है, और जो बीत गया सो बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।